1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक 12 साल के बच्चे ने प्रण लिया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म कर देगा। 23 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश असेंबली पर बॉम्ब फेंका और ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी। मगर सवाल यह है कि जिसने ब्रिटिशर्स को डराया उसे कांग्रेस पार्टी एक आतंकवादी क्यों कहती है? कांग्रेस भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी ना? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सच है जो हमसे छुपाया जा रहा है? 28 सितंबर 1907 में पैदा हुए एक व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी। अहिंसा के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टिका देने वाले व्यक्ति ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवा दी? क्या अहिंसावादी नीतियों वाली पार्टी सच में ब्रिटिशर्स का विरोध कर रही थी या ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम को निष्क्रिय बनाने की एक साजिश थी? 1928 से 1931 के बीच जब कांग्रेस अहिंसा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का राग अलप रही थी, तब ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए भगत सिंह ने एक नया रास्ता चुना, बॉम्ब और गोलियों का रास्ता। दिसंबर 1928 भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश एएसपी जेम्स सॉन्डर्स को गोली मारी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तब गांधी जी ने कार्रवाई के दौरान कहा कि ये पागलपन है। 8 अप्रैल 1929 के दिन ब्रिटिश असेंबली में बॉम्ब फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। लाला लाजपत राय को मारना पागलपन नहीं था, मगर उनकी मौत का बदला लेना पागलपन था। गांधी जी ने बस जेल में अच्छी व्यवस्था के लिए बात रखी, मगर भगत सिंह की फांसी पर कुछ भी नहीं कहा। ब्रिटिशर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और जो उनकी फांसी 24 मार्च 1931 को होने वाली थी, डर से एक दिन पहले ही करवा दी। क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी की अहिंसावादी नीतियां भारत को निष्क्रिय बनाने के लिए थी? तभी तो उन्होंने फांसी नहीं रुकवाई, वरना वो आराम से ये फांसी रुकवा सकते थे। 1930 में जब गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया, तब भगत सिंह ने जेल से लिखा, गांधी जी का अहिंसावादी रास्ता ब्रिटिश को भगवान समझकर मनाने की कोशिश करवाता है और ये मेरे लिए बेईमानी है। उनका मानना था कि क्रांति बम पिस्तौल से नहीं बल्कि विचारों से आती है, मगर ब्रिटिशर्स की गोलियों का जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता। 1929 में जब कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जहां नेहरू ने डोमिनियन की मांग करी और भारत का झंडा फहराया, वहीं भगत सिंह ने कांग्रेस को कायरों का क्लब घोषित कर दिया। उन्होंने 1928 में अपनी ही पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी और उनके मैनिफेस्टो में लिखा कि कांग्रेस अमीरों की दलाल है, उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है और वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर गरीबों का खून चूसती है। 1931 में जब गांधी इरविन पैक्ट पर साइन हुई, तब भगत सिंह ने जेल से लिखा, आपने ब्रिटिश से सिर्फ नमक का टैक्स हटवाया, लेकिन मेरी फांसी रोकने के लिए एक मांग तक नहीं करी। क्या यह है आपका स्वराज? ब्रिटिश ने उन्हें आतंकवादी कहा, गांधी ने उन्हें इम्पेशेंट कहा और कांग्रेस ने उन्हें मुसीबत कहा, और उसका जवाब भगत सिंह ने दिया कि मैं एक नास्तिक हूँ और मेरे लिए सबसे ऊपर देश की आजादी है। 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिशर्स को चुनौती दे दी और बम फोड़कर इनकलाब जिंदाबाद के नारे तक लगाए। सॉन्डर्स की हत्या के बाद ब्रिटिशर्स ने लगभग 500 क्रांतिकारियों को पकड़ा, लेकिन एक साल तक वो भगत सिंह को पकड़ने की कोशिश में रहे, मगर वो पकड़ नहीं पाए। 1930 के लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ब्रिटिश जज ने इन्हें ब्रिटिश इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। गवर्नर की सीक्रेट नोट में ये लिखा है कि 23 साल का ये लड़का ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी नींव हिला सकता है, और डर के मारे ब्रिटिश सरकार ने ये कार्रवाई 6 महीने में ही खत्म कर दी और फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 रख दी और उनकी लाश को सतलज नदी के किनारे चुपचाप चोरी से जला दिया। जब ये बात पूरे देश में फैली तो उस दिन पूरे भारत में लगभग 30,000 कारखाने बंद हुए। 23 मार्च 1931 जब भगत सिंह को फांसी दी गई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। भगत सिंह को तो आतंकवादी कह सकते हो, मगर उनके क्रांतिकारी विचारों को क्या कहोगे? जो आदमी भूख हड़ताल कर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवा सकता है, क्या वो आदमी भूख हड़ताल कर भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा सकता था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ।